हाय गाइस, वेलकम। आज संडे है तो आज बहुत सारे आपके एडिटोरियल्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा और डिटेल्ड होते हैं, तो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है एंड थोड़ा सा नॉइज भी आपको सुनेगा, तो प्लीज फॉर दैट एंड फोकस क्लास। ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना एंड हमारे बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कैसे लगते हैं, अगर अच्छे लगते हो तो भी डिस्कस करना। ओके, तो नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन ऑन कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो यहाँ पर हमें ये याद होगा कि हमने पढ़ा था कि ईरान के ऊपर टेरर अटैक हुआ है, और कल के न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि ये जो टेरर अटैक है ये आईएस ने क्लेम किया कि हाँ ये हमने किया है। ठीक है ना, तो आईएस वालों ने बोला कि हमने किया ये। द इस्लामिक स्टेट टेरर ग्रुप क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटैक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Islamic State claimed responsibility of attacks at a memorial event in Kerman for Qasim Soleimani, an Iranian general। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी पे इकट्ठे हुए थे, ठीक है, वो डेथ एनिवर्सरी थी, और वहीं पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया? आईएस ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अटैक हमने किया है। ठीक है ना। Now Soleimani, commander of Quds Force, an elite wing of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, was a sworn enemy of Islamic State। ठीक है ना, तो सोलेमनी के बारे में भी हमें पता चल रहा है जिसकी डेथ हुई थी। सोलेमनी कमांडर ऑफ द an elite wing of Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps, है ना, and he was a sworn enemy of इस्लामिक स्टेट। आईएस का एनिमी था और इसकी डेथ एनिवर्सरी पे आईएस ने टेरर अटैक किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ठीक है बाकी सब तो सही है, बट आईएस जो है, आईएस टारगेट क्यों कर रहा है ईरान को? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए कि आईएस ईरान को क्यों कर रहा है, क्योंकि ये भी इस्लामिक है, ये भी इस्लामिक है, बस ये दोनों इस्लाम में भी दो ग्रुप्स हैं, ये दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं। ठीक है, जो आईएस है, आईएस जो है इज अ सुन्नी सलाफी जिहादिस्ट आउटफिट, ये सुन्नी है। ठीक है ना, और ये लोग जो है ईरान वाले ये शिया हैं। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट है शिया और सुन्नी का, ये दोनों अलग अलग मुस्लिम्स के सेक्ट्स हैं, तो ये दोनों अलग हैं, तो ये शिया है और ये सुन्नी है। ठीक है ना, तो इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से राइवलरी है, दुश्मनी है। ठीक है, उसके बाद द आईएस इज नोटोरियस फॉर इट्स सेक्टेरियन वायलेंस अगेंस्ट द शियास हु दे कॉल द रफीदा, रिजेक्शनिस्ट और डेरोगेटरी टर्म। तो ये मतलब इनके आपस में नहीं बनती है, हमको बस इतना पता होना चाहिए, आपस में इनको नहीं बनता है इनका। ठीक है ना। अब उसके बाद आईएस वांटेड टू एक्सपैंड दिस फेयर टू अफगानिस्तान एंड ये सब कुछ, बट अल्टीमेटली इन्होंने ईरान पे अटैक किया क्योंकि शिया सुन्नी दोनों का अलग अलग चीज़ है, इसीलिए। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि जब इराक के अंदर भी आईएस जो है अपना जमावला लेकर फैलना, वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट किया आईएस ने इराक पर, तो ईरान ही सबसे पहले पहुंचा था वहाँ पे उनको बचाने के लिए। तो आईएस के अगेंस्ट है ईरान, ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको पता होना चाहिए कि दुश्मनी क्यों है, किसने अटैक किया, किसने बोला कि हाँ हमने अटैक किया, किसकी डेथ एनिवर्सरी थी, वो किसका पार्ट था, ये सारा पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मार्क कर लो ग्रीन से। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। और स्पेट का मतलब क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स। ठीक है, स्पेट ऑफ अटैक्स ऑन कार्गो शिप्स इन रेड सी, ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अभी कोई कमेंट्स में कल पूछ रहा था कि क्यों आप एक ही बार क्यों ऐसे पढ़ाओगे, बार बार क्यों नहीं? अरे भाई एक बार क्या 6 बार पढ़ा चुके हैं, एक कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कॉमेंट्स में बता दो, अगर मैं भी एक कॉन्सेप्ट को 10 बार रिपीट करूंगी तुम ही बोर हो जाओगे। ठीक है, चलो यहाँ पे रेड सी के ऊपर अटैक कौन कर रहा है?
हमास कर रहे हैं, हुतीज कर रहे हैं, हुथीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें स्टोरी दोबारा सुना देती हूँ सो दैट तुम्हारी क्लैरिटी और बढ़ जाए ये स्टोरी सुन सुनकर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमास जो है वो गाजा में, हमास गाजा को चलाती है, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, ठीक है, जिसको पैलेस्टीन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो हमास है उसको कई तो टेररिस्ट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये टेररिस्ट अटैक इन्होंने किया था किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, अक्टूबर में किया था, अक्टूबर 2023 के अंदर ये अटैक हुआ था, ठीक है। अब इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी हमास के ऊपर, ठीक है, मतलब गाजा में वॉर चल रही है, इसराइल चला रहा है, ये लोग भी इसराइल पे अटैक करें, ये सब चल रहा है। अब हुथीज जो हैं, ठीक है, ये यमन में रहते हैं, ठीक है ना। अब ये भी टेररिस्ट ग्रुप ही है। अब ये कहते हैं कि हम अपने भाइयों के साथ हैं, इनके साथ हम सॉलिडेटरी शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हुतीज ने क्या अपना दिखाने के लिए, उन्होंने रेड सी में जो शिप्स हैं उनके ऊपर अटैक करने लग गए, ठीक है ना। अब जो रेड सी में शिप्स जा रही है, ये जो रास्ता है शिप्स का जो यमन के पास से होकर गुजरता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनके ऊपर अटैक हो रहे हैं तो रीरूटिंग हो रही है, रीरूट हो रहे हैं, बहुत सारे इंडिया ने बचाए भी हैं जिसके बारे में हमने कल बात करी थी, तो ये हो रहा है, ठीक है। तो आप बैठते हैं, स्पेट ऑफ अटैक्स ऑन कार्गो शिप्स इन द रेड सी सिंस नवंबर बाय द हूथी मिलिटिया ऑफ यमन हैज टर्न द क्विकेस्ट मेरीन रूट लिंकिंग एशिया विद यूरोप थ्रू द सुएज कैनाल अनसेफ। तो ये क्या है, बेसिकली ये जो रूट है ये क्विकेस्ट है, मतलब बहुत जल्द आप पहुंच सकते हो एशिया से, लिंक जो एशिया और यूरोप को लिंक करता है सुएज कैनाल के थ्रू, ठीक है। और ये यमन के पास है। अब यमन में जो हुथीज हैं वो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, अब जो शिप्स हैं वो यहाँ से नहीं जा रही हैं, वो नहीं जाएंगी क्योंकि ऑब्वियसली उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर। अब इससे क्या होगा, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो शिप्स हैं वो लॉन्ग रूट से अगर जाएंगी तो उससे क्या होगा, इट हैज फोर्स फ्रेटर्स टू टेक अ लॉन्गर ट्रांजिट अराउंड द केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका सदर्न टिप मेकिंग शिपमेंट्स बोथ डेयरर एंड लॉन्गर टू डिलीवर। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ये जो रूट्स बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, अटैक्स ऑन कार्गो शिप्स in Red Sea by Houthi militia of Yemen has turned the quickest marine route linking Asia with Europe through Suez Canal as unsafe। अब यहाँ से हमारी क्या क्या चीज़ें निकलते हैं, क्वेश्चन क्या निकलता है, देखो यार सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे निकलता है कि क्विकेस्ट रूट टू एशिया और यूरोप जो है वो कहाँ से होके जाता है, स्विस कैनाल। जो हुथीज हैं वो कहाँ के हैं, यमन के मिलिट्री है, मिलिट्री मतलब लड़ रहे हैं वहाँ पर, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और अब किसके साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं, ठीक है ना। और इसीलिए अटैक कर रहे हैं रेड सी में कार्गो शिप्स पे, कार्गो मतलब जो गुड सामान कैरी करते हैं शिप्स उनके ऊपर, ठीक है ना। अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, चेंज ऑफ रूट, चेंज ऑफ रूट, ठीक है ना, लॉन्गर ट्रांजिट अराउंड द केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका's southern tip making shipments take longer। अब यहाँ पर क्या है, देखो जो पुराना वाला रूट था उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो जो शिप वाले हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम दूसरे रूट से चल जाते हैं। तो कहाँ से जा रहे हैं, केप ऑफ गुड होप से जा रहे हैं, केप ऑफ गुड होप से जा रहे हैं, और जो केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका से होते हुए जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब वहाँ पर ये ऑर्डर डिस्कस कर रहा है कि अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएंगे चीज़ों के, ठीक है ना, प्राइस बढ़ जाएंगे। क्रूड ऑयल जो कि यहाँ से सबसे ज़्यादा आता है उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली जो इसका असर होने वाला है किस चीज़ पे होने वाला है, इस चीज़ पे असर होगा, और अगर पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ेंगे तो बाकी सब गुड्स के भी प्राइस बढ़ेंगे। तो यही वो जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और नुकसान भी बहुत होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आगे चलेंगे। आदित्य L1 रीचेस डेस्टिनेशन इन हैलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट। तो आदित्य L1 जो कि ऑब्जर्वेशन के लिए गया है सन की, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इसरो प्लेस्ड
Aditya L1 spacecraft in hello orbit around the Lagrangian point. L1 पॉइंट पे बिठा कर आए। क्यों बिठा के आए L1 पॉइंट पे? अब ये जो बहुत पुराना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं थोड़े महीनों से, उनको पता होगा। सबसे पहले आदित्य L1 क्या है? इंडिया की फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी। सोलर सन को ऑब्जर्व करने के लिए हमने इसको भेजा है। और कहाँ पे प्लेस किया इसको हमने? L1 में, जिसकी फुल फॉर्म है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट की खासियत क्या है? लैग्रेंज पॉइंट जो है वो सन और अर्थ के बीच में है, ठीक है ना। और यहाँ पे फोर्सेस ऐसे हैं कि इसको विदाउट एनी फोर्स ये बहुत आराम से सन को हमेशा देख पाएगी और अर्थ तक इंफॉर्मेशन भेज पाएगी। तो इसीलिए इसको L1 पॉइंट पे प्लेस किया गया है, ठीक है। और ये L1 पॉइंट पे पहुंच गई है, ठीक है। इंडियाज मेडन, मेडन मतलब पहला, फर्स्ट, ठीक है ना। इंडियाज फर्स्ट, इसको लिखेंगे इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन 127 days after it was launched on, it is very important to know कि ये कब लॉन्च हुआ था। launched on 2nd September 2023। कब लॉन्च हुआ? 2nd September 2023। आफ्टर अ 1.5 मिलियन किलोमीटर जर्नी द स्पेस, कितनी की जर्नी करी इसने? 1.5 मिलियन किलोमीटर जर्नी, ठीक है। द स्पेसक्राफ्ट वॉज प्लेस इन द ऑर्बिट फॉलोइंग अ फायरिंग मनूवर कैरिड आउट बाय द साइंटिस्ट ऑफ इसरो, ठीक है। इसरो चेयरमैन told press person that the hello orbit insertion process were carried out as intended। आदित्य बट, ठीक है, उन्होंने मतलब प्लेस कर दिया है। तो जहां पर इसको पहुंचना था 1.5 मिलियन किलोमीटर की जर्नी कर आदित्य L1 वहां पर पहुंच गया है। उस पॉइंट का नाम क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट। ये सारा का सारा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनकर आएगा ही आएगा फॉर श्योर, ठीक है। यहाँ पे ये वाली डेट भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डेट को कितना वो चल कर गया वहां पर, कितने दिन लगे, क्या है, इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है, नाम क्या है इसका फर्स्ट मिशन का, किसने किया? इसरो ने। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? कौन से पॉइंट पे प्लेस किया? ये सारे क्वेश्चंस यू शुड नो द आंसर ऑफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन। L1 lies between sun earth line and is about 1.5 kilometer from earth. The distance of L1 from earth is approximately 1% of the earth sun distance. A satellite placed in the halo orbit around the L1 point has the advantage of continuously viewing the sun without any eclipse. This means it can observe the solar activities continuously. तो L1 point पर ही क्यों रखा गया? ये है। तो यहाँ पे L1 के बहुत सारी चीजें हमें बताई हुई, तो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले L1 lies between sun earth line and is about 1.5 million kilometer from earth. Distance of L1 from earth is approximately of अर्थ सन डिस्टेंस। मतलब कुछ ज्यादा दूर नहीं गया, अगर हम अर्थ सन का डिस्टेंस देखें पास में ही है, ठीक है ना। अ सैटेलाइट प्लेस्ड इन हैलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट हैज एडवांटेज ऑफ continuously viewing the sun without any eclipse। मतलब कॉन्टिन्यूसली व्यू कर सकता है, कोई भी एक्लिप्स नहीं है, ठीक है जी। तो ये L1 पॉइंट की खासियत है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मेजरली ऊपर से ही बनेगा। यहाँ वाला जो है ये ओनली क्लैट वाले जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ें, बाकी सब भी एक बार पढ़ लें, बट क्लैट का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाकी किसी का क्वेश्चन यहाँ से कम ही बनने के चांसेस हैं। ईजी है वैसे तो, और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
For centuries, the Kashmiri language has survived only through oral traditions. By 2013, those who could write the script fell to just 5%. कश्मीरी जो हैं वो बोल सकते हैं बहुत लोग, बट लिखने वाले बहुत कम हैं. तो इस चीज़ को बचाने के लिए this year two tech giants, Microsoft and Google, will infuse a new lease of life into the language whose rich literature continues to remain accessible only to small section of people. ठीक है, तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक इन कश्मीर वैली आर होपिंग फॉर अ टर्न अराउंड दिस ईयर थैंक्स टू द जाइंट्स ऑफ सिलिकॉन वैली. माइक्रोसॉफ्ट इंडियाज MS ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इज नाउ इंक्लूडेड द कश्मीरी लैंग्वेज. यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंडियाज, क्या लिख रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट In November 2020, online campaign was on to get Kashmiri included in Google Translate as well. This demand has been accepted. The initiatives are likely to benefit. In 1970, it was Radio Kashmir and JNK culture that played a key role in enhancing the process behind. Should we have thankful to taking the initiative Kashmir Eye for translation. ठीक है ना. अब यहाँ पे हम थोड़ा एक और पॉइंट लिख लेते हैं. Very less people are there are left who can write Kashmiri. कश्मीरी स्क्रिप्ट. ठीक है ना. लिखने वाले बहुत कम है, तो बट ये वाली चीज़ जो है ये बचा लेगा उसको. बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं. उसके बाद यहाँ पे उर्दू वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग द डोगरा मोनार्क इन कश्मीर प्रायर टू इंडिपेंडेंस. ये भी लिख लेंगे. उर्दू वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज during the Dogra monarchy in Kashmir prior to independence. Kashmiri was introduced as a subject up to the primary level after 1947, only to be withdrawn in 1955. 1955 में Kashmiri was introduced as a subject up to primary level after 1947, withdrawn in 1955. चलिए आगे चलेंगे. 22 इंजर्ड इन फर्स्ट जलीकट्टू. जलीकट्टू क्या है? तमिल की जलीकट्टू, पोर्ट ऑफ तमिलनाडु. क्या करते हैं इसमें? बुल को दिखाते हैं ना, बुल टेमिंग स्पोर्ट. ठीक है ना. लीगल है, यस बिल्कुल. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल बना दिया था, कंप्लीटली लीगल. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है इसके ऊपर. ठीक है. लास्ट ईयर ही 2023 के अंदर लीगल हुई है. The Law Commission, which is looking into the issue of holding simultaneous election. Now, what is the issue of simultaneous election? Anyone in the chat section? One nation, one election. ठीक है. वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? एक नेशन और एक ही इलेक्शन होगा. अभी क्या होता है, कभी जैसे स्टेट्स में अब इलेक्शन हो गए, फिर लोकसभा के होंगे, ठीक है, फिर किसी और स्टेट में होने होंगे. बट अगर हर जगह के इलेक्शन साथ साथ में ही हो, ठीक है ना, मतलब लोकसभा, लोकसभा, ठीक है, लोकल बॉडीज के, ठीक है, स्टेट असेंबलीज के, इन सब के इलेक्शन साथ साथ में हो, तो उसको वन नेशन वन इलेक्शन कह रहे हैं. और इसको क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करने को कह रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया उन्होंने शायद ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं लिखा है, हमने किया ही नहीं अभी, तो हम ये लिख लेते हैं. ठीक है ना. वन नेशन वन इलेक्शन है या वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन है? सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ. इतना तो अलाउड है यार. वन नेशन वन इलेक्शन. ठीक है ना. मतलब इसमें क्या है कि इलेक्शंस जो हैं, जो अलग अलग होते हैं, वो ना होकर के एक ही बार में इलेक्शंस हो जाए, ये कॉन्सेप्ट है. तो इसमें क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शंस. कौन सा कॉन्सेप्ट की बात करें?
elections in the country। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो सकते हैं। लॉ कमीशन टू एग्जामिन कि अगर इलेक्शंस एक साथ करने हैं तो कैसे हो सकते हैं, ये लॉ कमीशन एग्जामिन करेगा। लॉ कमीशन के डिफरेंट डिफरेंट लॉज को उठाता है और देखता है कि अपनी ओपिनियन देता है उसके ऊपर। लॉ कमीशन को हेड कौन कर रहे हैं, ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद इन द फर्स्ट फेज लोकसभा एंड असेंबली। अब यहाँ पर द लॉ कमीशन विच इज लुकिंग इनटू द इशू ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन इन द कंट्री में एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट 3-tier वोटिंग एक्सरसाइज इन 2 phases इन अ सिंगल ईयर। कितने टीयर, 3 tier की 3 tier में 3 स्टेजेस में इलेक्शन हो। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस कैन बी हेल्ड एंड इन सेकंड स्टेज लोकल बॉडी इलेक्शंस बी ऑर्गेनाइज्ड। दिस सेड citing the one of the formulas of the law panel may consider for the simultaneous election. This a source said is a practical approach. In August 2018, pre-assembly saying it will the country from being in constant election mode। ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आपको एक बात समझनी है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है, ठीक है ना, जिसको कौन हेड कर रहे हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट होना पूरे कंट्री में, स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब अब जैसे इस बार छत्तीसगढ़ के इलेक्शन हुए, राजस्थान के इलेक्शन हुए, कहाँ पूरे इंडिया में स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं एक ही बार में, साथ में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो हमेशा वोट ही मांगते रह जाते हैं, काम तो कम करते हैं, वोट ज़्यादा मांगते हैं। तो अगर एक ही बार में सभी इलेक्शन हो जाएंगे तो सही रहेगा। तो लॉ कमीशन जो है वो एग्जामिन कर रहा है। लॉ कमीशन कौन क्या है ये मैंने आपको बता दिया, और हेड कौन कर रहा है लॉ कमीशन को, ये भी आप नोट कर लीजिए। लॉ कमीशन को जो हेड कर रहे हैं वो ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे नाम देखा था उनका, ये रहा, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एक और बॉडी बनी, ठीक है, एक और कमिटी जो है वो बनी है, हाई लेवल कमिटी ऑन, ये लिखेंगे, हाई लेवल कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है। और हाई लेवल कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन क्या देख रही है, ये क्या देखेगी, अमेंडमेंट्स टू बी मेड, अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन अगर लेकर आना है तो क्या क्या अमेंडमेंट होगी, कैसे होगा, ठीक है ना, कि क्या क्या अमेंडमेंट्स होगी, कैन बी हेल्ड, क्या हो सकते हैं इलेक्शंस या नहीं हो सकते एक साथ। और इसके हेड कौन है, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद। फॉर्मर का मतलब जो पहले रह चुके हैं प्रेसिडेंट, वो हेड कर रहे हैं इसको। ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। सेंटर नोटिफाइज रिवाइज रूल्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स। फार्मा प्रोडक्ट्स एम्ड एट इंश्योरिंग रॉबस्ट क्वालिटी। फार्मा क्या है, मेडिसिन। फार्मा क्या है, जहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल, फार्मा मेडिसिन से रिलेटेड, दवाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे एम्ड एट इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल फॉर फार्मा एंड बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे नोटिफाइड रिवाइज रूल्स अंडर शेड्यूल एम ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945। Schedule M prescribes the good manufacturing practices for pharmaceutical products, and the revised Schedule M has been notified as rules to ensure that GMP is adhered to and required to premises प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लेकर आए हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, रेड से लिखेंगे, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री notified revised rules under Schedule M of drugs and cosmetics rules 1945। ठीक है ना, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री नोटिफाइड रूल्स रिवाइज रूल्स अंडर शेड्यूल एम ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945। ठीक है। अब इसके अंदर जो शेड्यूल एम है उसमें क्या बताते हैं, शेड्यूल एम प्रिस्क्राइब्स, ये लिखेंगे, द गुड मैन्युफैक्चरिंग practices
GMP for pharmaceutical products। ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, क्वालिटी कैसे मेंटेन करिए। जीएमपी इज मैंडेटरी स्टैंडर्ड क्वालिटी, जीएमपी इज मैंडेटरी standard that builds and brings quality into a product ठीक है ना। तो कि मटेरियल पे कंट्रोल हो, क्वालिटी आ सके प्रोडक्ट्स में, मेडिसिन में। ठीक है, उसके ऊपर शेड्यूल एम के अंदर चेंजेस लेकर आए हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। 3 पॉइंट्स है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करना। उसके बाद आगे चलेंगे। गवर्नमेंट टू अनाउंस क्वालिटी नॉर्म्स फॉर 2500 आइटम्स। यूनियन कॉमर्स, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर Piyush Goyal said on Saturday that the center will soon bring quality control orders for nearly 2500 items. ये लिखेंगे यूनियन कॉमर्स, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री says soon will bring quality control orders, that is QCO, for nearly 2500 items. Addressing a meeting on 27th Foundation Day of Bureau of on 27th Foundation Day of the Bureau of Indian Standards, that is BIS, he pointed out that there has been only 14 QCOs, ठीक है, 672 products, but it's increased to this for by 20। ठीक है, अभी इसमें प्रोडक्ट काउंट लिखने की जरूरत नहीं है। Recalling that 9 years ago, Prime Minister had put forth the vision of zero defect, zero effect to ensure the making of high quality products। ठीक है ना, ये क्या कॉन्सेप्ट है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट टू इंश्योर द मेकिंग ऑफ हाई quality products that are sustainable, eco-friendly, and have zero climate impact। ठीक है ना, तो ये है क्या है, दिस इज जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ठीक है ना, इंश्योर मेकिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट आर सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली एंड हैव जीरो क्लाइमेट इफेक्ट। ये नरेंद्र मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, पीएम मोदी कॉन्सेप्ट। आगे चलेंगे। ओवर 10,000 केसेस ऑफ ट्रैफिकिंग रिकॉर्डेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हाईएस्ट इन, एक मिनट में ट्रैफिकिंग के स्पेलिंग गलत लिख दिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, RA है, FFF गलत है, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस हाईएस्ट इन महाराष्ट्र। ठीक है जी, बस इतना बताना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो ह्यूमंस को सेल कर देते हैं, यस ये भी होता है। म्यांमार रिबेल अलायंस हैज गेन्ड कंट्रोल। अब यहाँ पे म्यांमार की कहानी सुनो, ठीक है, म्यांमार की कहानी क्या है, चलो म्यांमार।
म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी से इलेक्शंस हुए थे। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मतलब लोगों ने पूरे जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं वैसे इलेक्शंस हुए, ठीक है ना। पार्टी केम टू पावर, ठीक है, लीडर केम टू पावर। अब जो लीडर थी, ठीक है ना, उसको अब क्या हुआ, सब सही चल रहा था, बट जो वहाँ की मिलिट्री थी उन्होंने कू कर दिया। कू का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, ठीक है ना। फोर्सफुली जो गवर्नमेंट इन पावर थी, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग, मिलिट्री कू हो गया वहां पे, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, उनको फेंक दिया गया, ठीक है, कू हो गया, मिलिट्री को बाहर फेंक दिया गया। अब यहाँ पर सुनने वाली बात है, देखो कू हो गया, मिलिट्री पावर में आ गई। अब मिलिट्री जो थी, मिलिट्री की चाइना के साथ बहुत बनती थी, मस्त चल रहा था इनका। चाइना एक ऐसी कंट्री जिसके साथ बहुत अच्छे से चल रहा था, इंडिया को भी करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर चाइना और इसकी ज़्यादा बन जाती तो दिक्कत थी, क्योंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। अब यहाँ पे ग्रुप्स ने अलायंस बना लिया, मतलब ग्रुप्स इकट्ठे हो गए और वो मिलिट्री के अगेंस्ट लड़ने लग गए, और जो ग्रुप्स इकट्ठे हुए उन्होंने बहुत सारे एरियाज कैप्चर कर लिए। अब जो चाइना था, जो कि मिलिट्री के साथ बहुत बढ़िया था, इसके पास वाले एरियाज, जो चाइना और म्यांमार जो ये नेबरिंग है दोनों, इसके एरियाज कैप्चर कर लिए। अब क्या हुआ, चाइना के पेट में दर्द लग गया, भैया ये क्या हो रहा है, तो पढ़ लेते हैं, अब आपको समझ में आएगा। म्यांमार रिबेल अलायंस, म्यांमार रिबेल अलायंस, जो म्यांमार मिलिट्री का रिबेल हो गया है, वो अलायंस जो है हैज गेन्ड कंट्रोल ऑफ की टाउन अलोंग द कंट्रीज वॉलेटाइल नॉर्दर्न बॉर्डर विद चाइना। तो म्यांमार म्यांमार रिबेल अलायंस gained control along countries northern border with China, ठीक है ना। अब ये अलायंस का नाम क्या है, थ्री ब्रदरहुड अलायंस। अलायंस का नाम क्या है, थ्री ब्रदरहुड अलायंस, ठीक है ना। कौन सा एरिया टेक ओवर कर लिया, लोकई, लौकी से याद कर लो, लोकई, तुरई, जैसे कहीं पे तोरी बोलते हैं और कहीं पे तुरैया बोलते हैं सब्जी को, तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो लोकई का टाउन है। द फॉल ऑफ लुकी लौकी लेटेस्ट विक्ट्री इन स्वीपिंग ऑफेंसिव दैट बिगैन इन अक्टूबर हैज बिकम द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू म्यांमार्स मिलिट्री गवर्नमेंट सिंस इट सीज पावर्ड इन 2021। मिलिट्री ने कू कब किया, ये जो कू हुआ ये कब हुआ, 2021 में हुआ, मतलब गवर्नमेंट इन पावर को लात मार दी और मिलिट्री वाले खुद पावर में आके बैठ गए म्यांमार में, ठीक है। अब चाइना भी बोल रहा है अरे भाई रोक इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेक्शन 106 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक पे गए थे, फटाफट से इसको पढ़ लेंगे क्योंकि मैं इसको लिखवा चुकी हूँ। नोट्स कहाँ पर बनवाए हैं इसके जल्दी से बता देना, ठीक है। डेट बता देना कमेंट्स में, जिन्होंने आज क्लास लगाई है, पहले कभी नहीं लगाई थी, उनको कमेंट्स में पता चल जाएगा कि हमने सेक्शन 106 के नोट्स का बनाए। यहाँ पे मैं समझा दूंगी, एक बार रिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम हिट एंड रन केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा हाल ही में ट्रक ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट कर दी, ठीक है, अनाउंस्ड अ मंथ लॉन्ग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो थोड़ा बहुत लिखवा देती हूँ। ट्रक ड्राइवर्स अनाउंस्ड अ मंथ लॉन्ग स्ट्राइक ऑन 1 Jan। क्यों भाई, क्या हुआ, कहते ठंड बहुत है घर बैठेंगे, नहीं घर नहीं बैठे। वो कहते कि जो नया बिल लॉ आया है, ठीक है ना, कौन सा, जो भारतीय भारतीय ये धीरे धीरे याद होंगे यार, तभी देख के बता रही हूँ, भारतीय न्याय संहिता 2023, है ना। ये जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उसके अंदर ये जो आया है, ठीक है, इसके अंदर जो सेक्शन 106 है, ठीक है ना। तो सेक्शन 106 क्या बोलता है, अब सेक्शन 106 बोलता है, आराम से ध्यान से देखेंगे, whoever causes death of any person, लिख लेते हैं इसको समझाने के लिए, whoever, आपने नोट करना है साथ साथ कर देते हो, ऑलमोस्ट नोट बन ही गए। whoever causes death of any person by doing any rash or negligent, हाँ लॉयर होने का ही पता ही होता है डेफिनेशन क्या होगी, रैश के बाद मोस्टली नेग्लिजेंट ही होता है, एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू। अब देखो यार, यहाँ पे हम पूरा लिख रही, जो रैश और नेग्लिजेंट कुछ एक्ट करता है, ठीक है ना, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, और उससे कि एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड शैल बी, उससे डेथ हो जाती है किसी की, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हुएवर कॉजेज डेथ, यहाँ पे लिखा हुआ ना कि मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या होनी चाहिए, मौत,
डेथ होनी चाहिए, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से होनी चाहिए। तो अगर कोई रैश और नेग्लिजेंट एक्ट करता है और किसी की डेथ हो जाती है तो उससे क्या होगा, कितने की सजा मिलेगी, 5 years की सजा मिलेगी, ठीक है ना, एक्सटेंड अप टू 5 years, 5 years इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब एक और 106(2) क्या बोल रहा है, हुएवर कॉजेस डेथ ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे भी डेथ होनी चाहिए, ठीक है। रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग होनी चाहिए, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग of vehicle not amounting to culpable homicide and escapes without reporting to a police officer। अब किसी ने रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करी, ठीक है ना, चलो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करनी एक बात है, बट डेथ कॉज कर दी और फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट को नहीं बताया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया, पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया, तो क्या होगा, 10 साल की सजा मिलेगी। मतलब हिट एंड रन करके आपने किसी को बताया नहीं। वो कह रहे कि मजिस्ट्रेट और पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर आप हिट एंड रन करते हो। इसी बात पे प्रोटेस्ट करें कि 10 साल की सजा तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले वाले लॉ में जो सेक्शन 30, पहला कौन सा लॉ था, सेक्शन 304A आईपीसी के अंदर जो था, ये सजा जो थी वो 2 साल थी। अब ये सजा बढ़ा करके 10 साल कर दिए कि अगर आप मार कर भाग जाते हो, हिट एंड रन करके भाग जाते हो, किसी को मारा और भाग गए, तो कितनी सजा होगी, 10 साल। बट अगर आप बता देते हो तो सजा कितनी होगी, 5 years, ठीक है। ओके, समझ में आ गया तो बता दो इन द चैट सेक्शन। अब यहाँ पर किसके बारे में बात करें, अच्छा हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम उल्फत, उल्फा, यार ऐसे कुछ गलत नहीं बोला, हाँ उल्फा, तो इन्होंने अभी एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट साइन किया। ट्राई का मतलब, ट्राइलेटरल का मतलब क्या होता है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी। 3 पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व थी इसके अंदर, असम, सेंट्रल गवर्नमेंट और ये खुद, ठीक है। उल्फा क्या है, अब इसके थोड़े से नोट्स बना लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे उल्फा, ठीक है। उल्फा का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ एसम, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे ये कह रहे कि ये ना रंग घर में रहते थे, कौन से घर में, रंग घर में रहते थे। और रंग घर क्या है यहाँ पर, अब रंग घर तो इट्स समथिंग अलग, तो यहाँ पे रंग घर का मैं अलग से पॉइंटर बनवा देती हूँ, ठीक है ना। रंग घर में रहते थे, हेरिटेज स्ट्रक्चर डिजाइंड एज अ हाई सीट for members of a home royalty to watch cultural programs। मतलब ये एक हेरिटेज स्ट्रक्चर था जो अहोम, वहाँ की डायनेस्टी थी असम की, उनके कल्चरल प्रोग्राम्स जो होते थे वो देखने के लिए बनाया गया था। और ये रंग घर के अंदर एक दिन लोग बैठे, रंग घर, पीस वॉज परहैप्स फार फ्रॉम, वो कह रहे रंग घर के पास अब पीस तो था नहीं, क्योंकि रंग घर जो कि हेरिटेज वो स्ट्रक्चर था, उसके अंदर मेन हु कन्वर्ज एट रंग घर ऑन अप्रैल 1979 टू फॉर्म, ठीक है ना। 1979 यूएलएफए रंग घर में ही बना, ठीक है ना। एंड देयर गोल क्या था, गोल क्या था उल्फा का, सॉवरेन सोशलिस्ट असम, सॉवरेन सोशलिस्ट, कि हमें सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंस, असम की आज़ादी, ठीक है। इनका मेन गोल क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ असम। तो ये 6 लोग जो थे इन्होंने मिलकर, जो क्लाट वाले हैं प्लीज ये 6 लोगों का नाम नोट करेंगे, ठीक है। क्लाट वाले इन 6 लोगों का नाम नोट करेंगे। दे हैड अ रीजन टू बी एजिटेटेड, अब क्यों एजिटेटेड थे, वाई, क्यों इकट्ठे आके क्यों बने, वाई, ठीक है। असम सिंस 1978 was reporting इलीगल माइग्रेंट्स, जो बांग्लादेश से आ रहे थे लोग, और उनको इलीगल माइग्रेंट्स enlisted on states इलेक्टोरल और इलेक्टोरल रोल्स पे भी उनको चढ़ाया जा रहा था असम में। तो इसी के लिए ये लोगों ने ये फॉर्म हुए। अब जो है इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं घुसेंगे क्योंकि इसकी बात हम कर चुके हैं। उसके बाद जियोनिस्ट, जियोनिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा जियोनिस्ट का मतलब क्या होता है। जियोनिस्ट का मतलब द टू हैव, ठीक है ना, द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्लेस फॉर जूस, ठीक है ना, कि जूस की एक अपनी जगह होनी चाहिए रहने के लिए, इस आइडिया को जियोनिस्ट बुलाया गया, ठीक है।
चलिए इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हाँ, मिस गे के बारे में बात करेंगे। मिस गे कौन है? क्लाउडिन गे। क्लाउडिन गे जो है ये हार्वर्ड की प्रेसिडेंट थी। गे हार्वर्ड प्रेसिडेंट, हार्वर्ड प्रेसिडेंट रिजाइंड। अब यार इसके साथ भी बहुत बुरा हुआ, ठीक है ना, मतलब इंडिया वाला सीन हो गया, जैसे हमारे यहाँ पे कोई उल्टा करता है और फिर उसके पीछे निकाल लेते हैं वैसे। अब ये है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनी थी ये, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, और अब रिजाइन कर दिया। पर रिजाइन क्यों कर दिया? रिजाइन इसलिए कर दिया कि अब ये एक पेनिनसुला यूनिवर्सिटी, ये कहीं गई थी, ट्रबल बैन टू ब्रो, हाउस कमिटी ऑन एजुकेशन लेबर इनवाइटेड हर एंड अदर यूनिवर्सिटीज। तो हाउस कमिटी ऑन एजुकेशन ने इनको इनवाइट किया, वहां पर बात हुई एंटी सेमिटिज्म की। इसकी बात हुई एंटी सेमिटिज्म। किसी को पता हो कि एंटी सेमिटिज्म क्या है? इन द चैट सेक्शन। हेट्रेड अगेंस्ट इजराइल, हेट्रेड अगेंस्ट जूस। जूस कौन है? जो जो इसराइल में रहते हैं, ठीक है ना। अब जूस, हेट्रेड अगेंस्ट जूस क्यों होने लगी? क्योंकि हमास इसराइल वॉर स्टार्ट होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इसराइल गलत है, हमास सही है, बहुत सारे कह रहे हैं हमास सही है, इसराइल गलत है। अब जो हमास की फेवर कर रहे हैं वो इसराइल के अगेंस्ट है, और वो कहीं ना कहीं एंटी जू है, ठीक है। और जो कैंपस हैं, ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के कैंपस हैं, ठीक है, वहां पर एंटी सेमिटिज्म देखा गया कि जो बच्चे हैं वो इसराइल के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो जो मिस गे हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड है, वो कुछ बोली, बट वो उन्होंने क्लियरली रिफ्यूज नहीं किया, क्लियरली नहीं बोला कि हाँ यार ये गलत हो रहा है। तो इसके चक्कर में पहले तो ये पेनिनसुला वाली को भी अपना गद्दी छोड़नी पड़ी, एक दो और को गद्दी छोड़नी पड़ी, और इनको भी छोड़नी पड़ी। अब इनको क्यों छोड़नी पड़ी? बिकॉज क्लियरली नहीं बोला कि भाई ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इनके पेपर निकाल लिए, ठीक है, जो इन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे हुए थे उसके अंदर कहते हैं प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म मतलब कॉपी किया है। अब देखो हमारे इंडिया में कॉपी पेस्ट करना बहुत ही आम सी बात है, ठीक है ना। अगर हमें टीचर असाइनमेंट देती है तो हम अपने दोस्त को बोल देते हैं यार 2 मिनट दिखा देना, है ना, और हम कॉपी कर लेते हैं। बट वहां पर कॉपी पेस्ट करना बहुत बड़ी बात है। वहां पे आप लोग बहुत सारे बच्चों से मिलोगे जो मास्टर्स कर रहे हैं और जिनका थोड़ा सा कॉपी मतलब उन्होंने मेंशन किया कि क्या फुटनोट में कि भैया ये चीज़ हमने यहाँ से कॉपी करी है, ठीक है। तो उनको पूरा का पूरा पेपर दोबारा लिखना पड़ता है, अपनी रिसर्च दोबारा करनी पड़ती है, वहाँ पे बहुत होता है। तो वो कहा कि कॉपी की है, तो फिर क्या, इसको रिजाइन करना पड़ गया। तो हमको क्या पता होना चाहिए? हमको यही पता होना चाहिए ये सारा, कि रिजाइन करना पड़ा। और जो स्टोरी है वो मैंने बता दी, आपको अगर लिखनी है तो थोड़ी सी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एज द प्राइमरी, अब पैक्स जो है ये एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मतलब लोन वगैरह देते हैं छोटा मोटा। अब ये जो पैक्स हैं इनको अलाउ कर दिया है कि ये लोग जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, ठीक है ना। पैक्स आर सेट टू ऑपरेट, लिखेंगे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, पैक्स सेट टू ऑपरेट जन औषधि केंद्रास। जन औषधि केंद्रास क्या है? जहाँ पे जेनरिक मेडिसिन मिलते हैं, ठीक है। जन औषधि केंद्र क्या प्रोवाइड? क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? अब मान लो XYZ ने ABC दवाई बनाई, ठीक है ना। अब उसने ABC मेडिसिन बनाई तो उसने कितना ज़्यादा एक्सपेंस किया इसके ऊपर, तो कुछ सालों तक XYZ को ABC मेडिसिन पे कॉपीराइट मिल जाएगा। उसको बेसिकली कॉपीराइट नहीं कहते हैं, लीगल लैंग्वेज में उसको कहते हैं पेटेंट मिला हुआ है। पेटेंट मतलब कोई और इस मेडिसिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, XYZ की परमिशन से कोई और इसको बेच नहीं सकता। ये कुछ सालों के लिए होता है। जब ये पेटेंट खत्म हो गया तो क्या करते हैं वो, कॉपीराइट खत्म, कोई भी इसको कॉपी कर सकता है, बेच तो क्या कॉपी कर सकता है, कोई भी इसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो जो ये मैन्युफैक्चर होते हैं, जो कॉपी करते हैं, इसको जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये होती सेम है बट इसके प्राइजेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज बाय तो यहाँ पे अब जो पैक्स हैं, जो ये क्रेडिट वाले हैं, अब ये भी खोलेंगे। बस इतना ही हमें पॉइंट पता होना चाहिए, बाकी सारा जेनरिक वाला मैं तुम्हें समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। सो गाइस loggery.in पर जा सकते हो, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं, स्लैट के, MHCT 3 और 5 ईयर के, एंड CUT PG के।
राइट। अगर आपको CUT UG के मॉक टेस्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो, और किस किस एग्जाम के मॉक टेस्ट चाहिए एंड आप किस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं ये ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना आज का सेशन कैसा लगा। 6 PM पे हर रोज़ का सेशन होता है, कल ज़रूर बताना आप ये कौन सी क्लास अटेंड करो, नंबर बताना आज क्लास का कि कौन सी क्लास अटेंड करो ये। एंड या दैट्स इट। loggery.in ज़रूर विजिट करना, लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।